Yes, student, 8th class, chapter 2nd, question. What do you understanding by subsidiary alliance? यानी सब्सिडी सहायक संधि से आप क्या समझते हैं? The subsidiary alliance was a treaty between the British East India Company and the princely state. सहायक संधि एक समझौता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों के बीच, which forced the Indian kingdoms to surrender their authority to the English। इस संधि में जिसमें फोर्स भारतीय राज्यों को बाध्य किया गया है कि वो अंग्रेजी अथॉरिटी अंग्रेजी सत्ता के सामने सरेंडर करें। इट वाज also a significant phase that culminated in the construction of the British Empire in India। इट वाज also significant एक महत्वपूर्ण चरण है कि इसमें accumulated in the construction इसमें शामिल किया गया है ब्रिटिश साम्राज्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स? इन व्हाट वे किस तरीके का प्रशासन था कंपनी का? भारत ये शासकों कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट विभिन्न विभिन्न रूपों में भारतीय शासकों के साथ, यानी कंपनी का प्रशासन किस तरीके का था विभिन्न भारतीय शासकों के। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी was different from that of the Indian rulers in the following ways। यानी कंपनी का शासन भिन्न भिन्न रूपों में था भारतीय शासकों के साथ फॉलोइंग वेज विभिन्न तरीके से। द कंपनी डिवाइडेड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। कंपनी ने डिवाइड किया था प्रशासन को इकाइयों में जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था भारत में, और डिस्ट्रिक्ट वर द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और जिला मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। प्रत्येक प्रेसिडेंसी प्रशासन गवर्नर का था, गवर्नर के द्वारा चलाया जाता था। क्वेश्चन थर्ड, राइट इन योर ओन वर्ड्स द चेंजेस दैट occurred in the composition of the company's army। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए कि चेंजेस दैट occurred यानी कौन कौन से परिवर्तन किए कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी कंपनी की सेना के गठन के लिए। द फॉलोइंग चेंजेस occurred in the composition of the company's army। कंपनी की सेना के संगठन के लिए निम्न परिवर्तन किए गए। फर्स्ट, द कंपनी स्टार्टेड रिक्रूटिंग प्रोफेशनल सोल्जर्स इन प्लेस ऑफ सवार्स एंड पैदल सोल्जर्स। यानी कंपनी ने प्रारंभ किया भर्ती करना, एक पेशेवर सैनिकों का भर्ती करना प्रारंभ किया इन प्लेस ऑफ सवार और पैदल सैनिकों के स्थान पर। सेकेंड, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी वर नाउ आर्म विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। कंपनी के जो सैनिक थे अब आर्म के रूप में मस्केट बंदूक और गोली का यूज करना था उनको। थर्ड, द ब्रिटिश began to develop a uniform military culture। Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life for more than before। ब्रिटिश
ने प्रारंभ किया है कि यूनिफॉर्म मिलिट्री सैनिकों की एक वर्दी का विकास किया। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर यानी सैन्य संस्कृति की वर्दी विकसित की। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली और सैनिकों की बढ़ाया सैनिकों को टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग और उनको साथ ही यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया, ड्रिल अभ्यास कराया गया और अनुशासन कराया गया उनके संचालन के लिए, सैनिकों के संचालन के लिए फॉर मोर देन बिफोर, पहले की अपेक्षा है यूरोपियन से शिक्षा, ड्रिल और डिसिप्लिन का अनुसरण किया गया। क्वेश्चन 4 did attracted European trade companies to India। कौन सी चीज़ें थी या स्थितियाँ थी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यानी यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनियाँ थीं वो भारत में अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई। वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वेंचर अक्रॉस द ओशियन, यानी जो ब्रिटिश कंपनियाँ थी वो समुद्रों को पार करके सो एज टू टुक फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम वेयर दे कुड बाय गुड्स, और वे नए क्षेत्र जहाँ उन्होंने नए क्षेत्र में लिए और वे वहाँ से वस्तुएं खरीदते थे एट चीप प्राइस एंड सस्ते मूल्यों पर एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस, और उन्हें ले जाते थे यूरोप में बेचने के लिए उच्च कीमतों पर। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। द फाइन क्वालिटीज, ये अच्छी क्वालिटी का कपास और सिल्क भारत में उत्पादित किया जाता था और उसे बड़े बाजारों, यूरोप के बड़े बाजारों के लिए। इंडियन स्पेसीज लाइक पेपर, क्लव्स, कैंडलमैन एंड सिनकॉनमैन टू वर इट ग्रेट डिमांड, और भारतीय यानी भारतीय मसालों, पेपर, इलायची इत्यादि चीज़ों की यूरोप के बाज़ारों में बहुत मांग थी। हैंस यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वर अट्रैक्टेड टू इंडिया, इसलिए यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आकर्षित हुई। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन से क्षेत्र थे टकराव के या विवाद के? ईस्ट इंडिया द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड व्हेन द नवाब्स रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस एंड डिमांडेड लार्ज टेरिटरीज फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। यानी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद प्रारंभ हुए जब नवाब ने इनकार कर दिया उनके लिए अनुदान देने के लिए और रियायतें देने के लिए और बड़े क्षेत्र देने के लिए, जो मांग कर रहे थे बड़े क्षेत्रों के लिए, उनके लिए व्यापार करने के लिए जो बड़े क्षेत्र मांग रहे थे उनसे रिफ्यूज़ कर दिया नवाब ने, तब विवाद हुआ। The Nawabs also deny the company any right to mint coin and stopped it from extending its fortifications। साथ ही नवाब ने इनकार कर दिया कंपनी को मिंट कॉइन टकसाल सिक्के बनाने की टकसाल चलाने के अधिकार से इनकार कर दिया एंड स्टॉप्ड इट, और उन्हें रोका फ्रॉम एक्सटेंडिंग दियर फोर्टिफिकेशन, उनका जो किलेबंदी का जो विस्तार कर रहे थे उस पर रोक लगाई। इन वजहों से उनमें विवाद हुआ। 6th क्वेश्चन, हाउ डिड द एक्सेप्शन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कैसे दीवानी जो बेनिफिट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे प्राप्त हुआ? आफ्टर द एक्सेप्शन ऑफ द दीवानी
ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बेनिफिटेड इन सेवरल वेज। दीवानी के जो एक्सेप्शन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ इन सेवरल वेज, अनेकों तरीके से, एज मेंशन बिलो, जिनका उल्लेख नीचे है। फर्स्ट, इट अलाउ द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, यानी कंपनी को अधिक विशाल तरीके से रेवेन्यू संसाधनों, बंगाल के विस्तृत रेवेन्यू राजस्व के संसाधन का यूज करने पर कंपनी को अलाउ किया गया। नाउ ट्रेड वाज फुली कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो व्यापार था वो पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज यूज्ड टू फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, और जो रेवेन्यू बंगाल का था, बंगाल के रेवेन्यू का उपयोग उन्होंने फाइनेंस एक्सपोर्ट इन इंडियन मार्केट, इंडियन गुड्स, यानी भारतीय वस्तुओं का उस फाइनेंस के द्वारा एक्सपोर्ट किया। रेवेन्यू का जो पैसा आता था उससे वस्तुएं खरीदी और अपने यहाँ एक्सपोर्ट की यूरोप में। फोर्थ, द कंपनी ऑफ कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल, और कंपनी ने डायरेक्ट रूप से राजस्व वसूल किया, प्रत्यक्ष रूप से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से। फिनिश सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।